नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विद एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जो अभी अपकमिंग एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उनका एग्जाम पैटर्न समझने के लिए, उनका डिफ़िकल्टी लेवल समझने के लिए और कौन सा पोर्शन वो सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको सभी चीज़ों को समझने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हम इनको सब्जेक्ट वाइज करके कंप्लीट करेंगे और जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो यहीं से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, उसके अराउंड से भी क्वेश्चंस बनते हैं और एज इट इज़ भी रिपीट होते हैं। तो अगर हम इन सबको करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस इस तरीके से कोई भी स्किप नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 71 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। 70 क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। तो आइए 71 क्वेश्चन पे आते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये मैं जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करा रही हूँ, देन हम मेडिवल करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न करेंगे। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो अब हमारे एग्जाम होंगे, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए 71 क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक और छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। 71 क्वेश्चन। कादम्बरी के लेखक कौन है? आंसर विल बी डी, बाणभट्ट। कादम्बरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी और हर्षचरित भी इनकी ही रचना थी। आप बताइए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? 72। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा में लिखा गया है मुद्रा राक्षस? अब मैं बता दूं, जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के दरबार में थे। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? सी, संस्कृत। मुद्रा राक्षस की जो भाषा थी वो संस्कृत में लिखा गया था और ये 4वीं शताब्दी में लिखा संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखदत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 73। मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी। ये दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, अभी भी ऊपर भी उससे पहले सेशन में कई जगह ये क्वेश्चंस आया हुआ था। वह मूल रूप से किस देश का था? बी, आंसर बी, ग्रीस। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक में किया और मेगस्थनीज यूनानी निवासी था। अब चलिए प्राचीन कालीन स्थापत्य कला देख लेते हैं, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड म्यूजिक। 74 क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर के समूह प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो वाले, ये दोस्तों एमपी में है। ये लोअर पीसीएस में आया हुआ है 2018। इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं ने करवाया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, चंदेल राजाओं ने करवाया था। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर, ये तो बहुत बार पूछा गया है, कंदारिया महादेव का मंदिर किस राज्य में है? मंदिर सर्वोत्तम है। कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 75 डैश डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। आंसर विल बी डी, कैलाश मंदिर। ये मंडी परिषद 2018 में हुआ था, जो 19 में इसका एग्जाम हुआ था। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकाश्म मतलब एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 76 मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला, आप बताइए कब? आंसर बी डी, क्योंकि मथुरा कला ही जो विकसित हुई थी वो कुषाण वंश में ही हुई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इस आदर्शवादी कला में
और सौंदर्य की प्रधानता दी गई। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता भौतिकता दोनों दिखाई देती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है, जैसे कृष्ण, विष्णु भगवान, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश, सभी देवी देवताओं की इसमें मूर्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? UDLDA में आया है। आंसर विल बी डी, भीमबेटका। ये भी MP में है फ्रेंड्स, भीमबेटका। ये देखिए, भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी MP की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं खालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। नवपाषाण काल में वस्त्र निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की थी। नवपाषाण काल में वस्त्रों की रंगाई शुरू हो गई थी। और थोड़ा सा दोस्तों सूती कपड़े का तो उल्लेख उसमें भी मिला है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता। 78 पे आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किसी जिले में स्थित है? इन्होंने जिला दिया है, इट मीन्स यूपी में है, ये यूपी के ही जिले हैं। और ये आंसर विल बी सी, सोनभद्र में। कौन सी पंचमुखी गुफाएं? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के गुफा आश्रयों में स्थित है और लगभग 250 रोक कला पेंटिंग है। लक्ष्मण पंचवटी, काहुआ, खो, लखमा के गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, ये हमारा अब जो एंशिएंट हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चंस थे हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अभी तक रिपीट हुए हैं वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। और आपने भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये जो हमारे आर्किटेक्चर थी उन्हीं का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। जैसे बुक्स पूछ लिया, मंदिर पूछ लिया, आर्किटेक्चर में इस तरीके की पूछा गया है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा रादर देन ऑल अदर पोर्सन। जितना भी एंशिएंट में है इनके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये महाजनपद काल जो था और ये इनके आर्किटेक्चर। तो चलिए हम अपने मेडिवल सेक्शन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तीर्थ से पराजित हुआ था? आंसर विल बी बी, 1191, 1191। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये दोस्त फ्रेंड्स ये तृतीय थे, याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कभी कभी। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मुस्लिम शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ मोहम्मद गोरी से पराजित हुए, मतलब 1191 में इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, 1192 में ये मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए और इन्होंने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी को ही जाना जाता है ना, तुर्की राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन थे? सबसे पहले कौन थे बताइए? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर, सिंध दोस्तों ये वहाँ पे गुजरात वाला एरिया था, गुजरात से आगे वाला, और इस क्षेत्र पर अरबों का हमला पहला सफल आक्रमण हुआ था। मतलब इनसे पहले भी कोशिशें की गई थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, सबसे पहले यहीं पे सक्सेसफुल हुआ था और किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। अरबों ने 712 में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय प्राप्त की और भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख सिंध, मासूम सिंध से प्राप्त होती है। थर्ड क्वेश्चन, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र अब कब नष्ट हो गया था? नालंदा को कब नष्ट किया गया? सी, आंसर विल बी सी, 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ का केंद्र 1200 ईडी में नष्ट हो गया था। और किसने नष्ट किया था बताइए आप लोग? 1197 ईस्वी में ऐबक के सेनापति, यही खुद ही पता पड़ गया, इसमें बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। किसके सेनापति? इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। ऐबक के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब दिल्ली सल्तनत आ गई। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह और रक्त की नीति फ्रेंड्स बलबन ने अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने और मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए यह नीति अपनाई। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा और पाबोसी प्रथा का भी आरंभ किया था। बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। दोस्तों लौह और रक्त की नीति क्या थी कि जैसे वहाँ पे उस समय जब इनका शासन था मोहम्मद बिन इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वहाँ पे एरिया में बहुत जंगली एरिया था जिससे बाहर के आक्रमण का खतरा बहुत था। इन्होंने बहुत लोहे के यंत्रों से मतलब लोहे के औजारों से वहाँ के वो जंगलों को साफ कराया और जो भी वहाँ पे बाहर के आक्रमण करता है तो उनका रक्त बहाया, तो इसी को लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। आप समझ गए होंगे शायद। 5th क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और फ्रेंड्स ये मोरक्को का निवासी था, इसको भी याद रखिए, इसमें भी एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। देखिए इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा, यहाँ पे नेम मिसिंग है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला, इसने बुक का नाम पूछा जाता है रेहला। और भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था बताइए? 1398 में। तैमूर लंग बहुत ही खतरनाक आक्रमण किया था, बहुत लाखों हिंदू इसमें मारे गए थे, कत्लेआम मच गया था बहुत बुरा। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398। उसी के बाद फिर सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 से। किस शासन ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी बताइए आप? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे ये। वीडियो में आया है ये, वीडियो का पेपर जो हुआ था 2018 में। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए माफ़ कीजिएगा कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उनका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। और ये सबसे लंबा काल जो गुलाम वंश में कहा जाता है कि सबसे लंबा टेन्योर जिसका रहा वो थे फिरोज तुगलक, इसको भी याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन, इसमें पार्टिकुलरली अलाउद्दीन का पूछा गया है विधान। देखिए आप समझ जाइए कि इसमें अच्छा खासा लेवल पूछा गया है। ये विधान भवन रक्षक का कोई एग्जाम हुआ था, उसके शिफ्ट फर्स्ट में आया है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं हम इसकी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे वो उसके खिलजी वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख विजय अभियान कौन कौन से किए थे? गुजरात विजय की थी, जहाँ से उनको वो मिला था, उनका जो हिजरा था 1000 दिनारी भी जिसको कहा जाता है, क्या नाम था उनका, मिसिंग हो रहा है कुछ। 1297 में जैसलमेर विजय की, 1299 में रणथंबोर विजय की, 1301 चित्तौड़ पर आक्रमण किया, यहाँ पे रानी पद्मावती जो थी, और मालवा पे फिर सेवान फिर जालौर। 9th क्वेश्चन, खिजर खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिजर खान आप समझ गए होंगे, सैयद वंश से। सैयद वंश का खिजर खान ने ही सबसे पहले सैयद वंश के संस्थापक थे। ये इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी 14 से 14 और 14 से 51 तक इनका शासन रहा था। तुगलक वंश के बाद ये आए थे, जब तैमूर लंका आक्रमण होता उसके बाद।
उन्होंने ही इनको सैयद खिजर खां को राजा बनाया था, तैमूर लंग ने ही। खिजर खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक थे। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदारी सौंप दी। दातव्य है कि खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि यह रैयत आला, क्योंकि इन्होंने सुल्तान जो माना था वो इनको तैमूर लंग को ही माना, रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। 10th क्वेश्चन, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, तोताए हिंद जिनको कहते हैं, तोताए हिंद, किसके दरबारी कवि थे? आप बताइए। ये उनके साथ युद्ध में भी गए हैं, युद्ध अभियान में भी गए हुए हैं अमीर खुसरो। आंसर विल बी डी। जब चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। हिंदी खड़ी बोली के जनक इन्हें माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वे अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी, फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने खड़ी बोली को जन्म दिया था, हिंदी, हिंदवी और फारसी को मिलाकर। इन्होंने काव्यात्मक शैली में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। तुर्क अल्लाह जैसी उपाधि भी इन्हें दी गई थी। 11th क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी, आप देखिए। अब चलिए लोदी शासनकाल में ले जाइए। सबसे पहले उनमें बहलोल लोदी थे, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। अब देखिए आंसर विल बी सी। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लगाकर 1517 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी का ये पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था। इनका मूल नाम निजाम खां था और ये 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान थी। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। ये भले ही हिंदू माँ की संतान थी, पर ये बहुत कट्टर मुस्लिम था, बहुत हिंदू पर बहुत अत्याचार भी किया करता था, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं एक हिंदू माँ का बेटा हूँ। गले की बीमारी के कारण, जिनको रोहिणी कुछ कहा जाता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब आ जाता है विजयनगर साम्राज्य, जो हमारे साउथ में चलते हैं अब तो। 12th नंबर क्वेश्चन, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर विल बी डी, वीर नरसिंह ने। लोअर पीसीएस में आया हुआ है 2016 में। तुलु वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बलोपहार भी कहा गया है, द्वितीय बलापहार। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। संगम, सालू, तुलु थे ना वो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? कौन सा साम्राज्य ऐसा था? आंसर विल बी बी। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो होती थी कुश्ती में भाग लेती थी, जैसे आजकल की रेसलर हैं हमारी। विजयनगर साम्राज्य में मध्यकालीन दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। इस प्राचीन महल साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर किस नदी के किनारे था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया। तुंगभद्रा। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रम से अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। हम्पी जो भी कर्नाटक में है वो विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है, जो कर्नाटक में लोकेटेड है ना, हम्पी वाला यहीं पे है। विजयनगर साम्राज्य यहीं पे था। 15 क्वेश्चन,
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो कौन थे? अभी हमने पढ़ा है, बुक्का राय, हरिहर और बुक्का भाई, दो भाई थे। एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। अब ये देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों ने शासन किया था। इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सालू, तुलु, जो मैंने अभी ऊपर में आपको बताया, और चौथा था अरबिडो वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। यह हिंदू राजवंश था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको गुलाम बना के रखा हुआ था। और इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको आज़ाद किया था दक्षिण भारत में शासन को नियंत्रित करने के लिए, परंतु इन्होंने आकर अपने आप को दोबारा से हिंदू बना लिया, और क्योंकि इन्होंने, तुगलक ने इनको मुस्लिम बना दिया था, और यहाँ पे संगम वंश की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब देखते हैं अपना सिख धर्म भक्ति आंदोलन। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व कहते हैं ना, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, गुरु पर्व ऐसे बनता है, पर्व ऐसे। किसकी जयंती? गुरु नानक देव जी की, जो हमारे सिख धर्म के संस्थापक थे। ये जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जूनियर असिस्टेंट वाले थोड़ा अलर्ट होकर इस पर ध्यान दीजिएगा, जिनका भी एग्जाम है। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा मूर्ति पूजा को निरर्थक बताया। 17 क्वेश्चन, वर्ष डैश डैश में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी, जो खालसा पंथ की नींव जो रखी गई थी। अब ये भी जूनियर असिस्टेंट में ही है, तो आप इसको अच्छे से, इस पोर्शन को, सिख साम्राज्य वाला जो पोर्शन है जूनियर असिस्टेंट वाले छात्र, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से अभी भी 2 क्वेश्चन इसी में रिपीट हो चुके हैं। संभावना है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन बना ही दे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई थिंक इसके ऑल द क्वेश्चन, ऑल जितने भी ऑप्शंस थे वो सभी इनकरेक्ट थे, तो हमें इस एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब समझिए, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 5वें गुरु थे या 10वें गुरु थे, आप बताइए कौन से गुरु थे? सिखों के अंतिम गुरु थे ये, 10वें। खालसा पंथ की स्थापना की थी। अरे ये तो ऊपर ही लिखा हुआ, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, माफ़ कीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा पंथ की स्थापना को प्रेरित किया था, क्योंकि इस्लाम लोग सिखों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को एक अलग संप्रदाय में बांटा। क्या जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ था। खालसा एक ऐसे पुरुष और महिला है जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता परंपराओं के सख्ती से पालन करते हैं तथा 5 भौतिक वस्तुओं केस, कड़ा, कंघा, कच्चा कृपाण धारण करते हैं। चलिए, इनमें कोई विकल्प सही नहीं था। 18 क्वेश्चन, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? वीडियो में आया हुआ है। कौन से गुरु थे? सिख गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। अब इनके देख लेते हैं 10 गुरु कौन थे। गुरु नानक सबसे पहले थे जिन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव 5वें गुरु थे। हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए, लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? लंगर मतलब ये फ्री में खाना देते हैं ना सभी लोगों को, गुरु नानक जी ने इनकी शुरू की थी। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। वे सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना तथा लंगर की परंपरा को शुरू किया था। दूसरे गुरु लहना ने, अंगद जिनको कहते हैं, ने नानक द्वारा लंगर व्यवस्था अपनाई। 20 क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की संकलित किया था? आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया है? फ्रेंड्स ये याद रखना है, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। खालसा पंथ, आदि ग्रंथों का संकलन, गुरुमुखी लिपि, कई सारी चीज़ें हैं। आंसर विल बी सी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु, ये देखिए, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथों को संकलित किया था। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उन्होंने की थी। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण पूरा कराया था और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया था। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब
हरमिंदर साहिब जो अभी गोल्डन टेम्पल जिसको कहा जाता है पंजाब में, अमृतसर में है, अमृतसर तालाब में। और जो ये ज़मीन थी दोस्तों, ये अकबर ने इनको दान दी थी, रामदास को, जो उनकी पत्नी थी, उनको 400 बीघे कुछ एकड़ करके ज़मीन दान में दी थी। उसी के बाद इन्होंने इसमें हरमिंदर साहिब बनवाया और गोल्डन टेम्पल जो आज है वो बनवाया गया, जिनकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। इन्होंने खुसरो को, जो जहांगीर के पुत्र थे, खुसरो ने इनको विद्रोह कर दिया था, तो वो अर्जुन देव ने उनको पनाह दी थी, इसीलिए अर्जुन देव को इन्होंने, जहांगीर ने फांसी लगवा दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले इससे हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं अप्रोक्स। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 21st क्वेश्चन से। और तब तक के लिए नमस्कार। और आप इसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता देगा कि कितने डेप्थ में हमें बुक्स पढ़नी है और कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारा ये एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। धन्यवाद।